नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ऑच इंडिया और आपके साथ मैं हूं देवेंद्र सिंह। बुलेटिन का आगाज करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां पर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बैठक हो रही है। खतौली मैनपुरी सीट की हार को लेकर समीक्षा की जा रही है। भूपेंद्र चौधरी, संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह भी मीटिंग में मौजूद है। इस समय की बड़ी खबर आपको दी जा रही है, यानी कि बात करते हैं। देखिए, यहाँ पर उपचुनाव में जिस तरीके से बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है, उसको लेकर यहाँ पर चिंतन किया जा रहा है, मंथन किया जा रहा है, आखिर बीजेपी से गलती कहां पर हो गई। इसी कड़ी में भूपेंद्र चौधरी मीटिंग में शामिल हैं। इस समय की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है और बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बैठक हो रही है और खतौली मैनपुरी सीट की हार को लेकर समीक्षा की जा रही है। भूपेंद्र चौधरी, संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह भी मीटिंग में मौजूद हैं। इस समय की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो जानकारी दे दें कि खतौली और मैनपुरी सीट पर समाजवादी पार्टी की जीत हुई है, लेकिन बात करते हैं बीजेपी ने यहां पर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी पवन पांडे मेरे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, क्या कुछ अपडेट बीजेपी की यहां पर बैठक हो रही है? बैठक में कौन कौन से बड़े नेता मौजूद हैं? बड़े नेता मौजूद हैं। समीक्षा बैठक बुलाई जा रही है। हार की समीक्षा की जा रही है कि किन किन बिंदुओं पे चूक हुई है जिससे हार हुई है। जी देखिए, बात करते हैं ये मीटिंग कितनी देर चलेगी? अभी 1 से 1.5 घंटा चलने की संभावना है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं इस समय की। तो इसी बीच एक और बड़ी खबर लखनऊ से, जहां पर ऑस्ट्रेलियाई निवेशकों का प्रतिनिधिमंडल सीएम योगी से मिला है। ऑस्ट्रेलियाई निवेशकों की सीएम योगी से शिष्टाचार भेंट हुई है। इस समय की बड़ी खबर, GIS 2023 वैश्विक उद्योग जगत के लिए बेहतरीन मंच। सीएम योगी ने यहां पर यह बयान दिया। यूपी GIS में सहभागिता को उत्सुक है ऑस्ट्रेलिया। इस समय की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सीएम योगी ने यहाँ पर बयान दिया, यूपी में दुनिया की सबसे उर्वर भूमि है। सीएम योगी ने ये बात कही है, यूपी में संपन्न जल संसाधन निवेश के लिए अनुकूल है। यूपी के मुख्यमंत्री गुरुवार को बरेली पहुंचे, जहां उन्होंने बरेली को 1459 करोड़ की सौगात दी है। साथ ही प्रबुद्ध जन सम्मेलन को भी संबोधित किया। इस दौरान अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि नाथ नगरी बरेली को स्मार्ट सिटी के रूप में पहचान दी गई है। अब नाथ नगरी स्मार्ट सिटी हो गई है। उन्होंने कहा कि बरेली की पहचान कभी झुमके से होती थी, मगर अब स्मार्ट सिटी नाथ नगरी से होती है। भाइयों बहनों, आज 1460 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लिए भी मैं बरेली वासियों को हृदय से बधाई देते हुए आप सबके प्रति इस बात के आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं कि डबल इंजन की सरकार प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए जिस प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है, उस प्रतिबद्धता में न केवल डबल इंजन की सरकार बल्कि हमें स्थानीय निकाय की संस्थाओं के माध्यम से भी आम जनमानस की बुनियादी सुविधाओं को आगे बढ़ाने के लिए उसी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करना होगा। भाइयों बहनों, आज नाथ नगरी अपनी पुरातन पहचान को फिर से स्थापित कर रही है। कभी झुमके के आधार पर इस नगरी की पहचान बनाने वाले आज डबल इंजन की सरकार ने इसको स्मार्ट नगरी के रूप में स्थापित करने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। तो बहरहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे। श्रद्धा मर्डर केस के मुख्य आरोपी आफ्ताब की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी गई है। मेहरौली थाना पुलिस के जांच अधिकारी वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट रूम में मौजूद रहे। उनकी तरफ से कोर्ट में बताया गया कि श्रद्धा मर्डर मामले में दिल्ली पुलिस की जांच पड़ताल चल रही है और आरोपी की न्यायिक हिरासत को 14 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है, जिसके बाद साकेत कोर्ट ने आरोपी आफ्ताब की न्यायिक हिरासत को 14 दिन के लिए बढ़ा दिया है। बता दें कि इससे पहले आफ्ताब
13 दिन से तिहाड़ जेल में न्यायिक हिरासत में था, जहां से उसे पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट के लिए ले जाया गया था। फिलहाल इस केस में अभी भी दिल्ली पुलिस डीएनए और एफएसएल रिपोर्ट की सभी रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। तो आफताब ने आपको जानकारी दे दें कि श्रद्धा के 37 टुकड़े किए थे। 37 टुकड़े करने के बाद लगातार आरोपी से पूछताछ की जा रही है, कई तरह के टेस्ट किए जा चुके हैं और साथ ही साथ आरोपी ने कई सारे गुनाह कबूल किए हैं। और साथ ही साथ आपको ये जानकारी दें कि पुलिस लगातार आफताब से पूछताछ कर रही है और साथ ही साथ यहां पर एक बार फिर से आरोपी की न्यायिक हिरासत को बढ़ाया गया है। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। वाराणसी एयरपोर्ट पर यात्रियों का हंगामा देखने को मिला। इस समय की बड़ी खबर, यात्रियों ने एयरपोर्ट पर धरना प्रदर्शन किया है। यात्रियों और कर्मचारियों के बीच नोकझोंक हुई है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर हंगामा किया गया, प्रदर्शन किया गया। इस समय की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। फ्लाइट 12 घंटे लेट होने पर यात्रियों का गुस्सा फूटा है। इस समय की बड़ी जानकारी आपको दी जा रही है। हंगामे पर एयरपोर्ट प्रशासन के हाथ पांव फूले हैं और देर रात वाराणसी से फ्लाइट को रवाना किया गया। इस समय की बड़ी जानकारी आपको दी जा रही है, जहां पर यात्रियों ने हंगामा किया और हंगामा इसलिए किया गया क्योंकि यहां पर यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है इस समय की। तो ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी प्रशांत मेरे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत, क्या कुछ है पूरा मामला? जी, एक्चुअली वाराणसी एयरपोर्ट पे स्पाइस जेट की जो फ्लाइट है वो लगभग 12 घंटे लेट हो गई, जिसके चलते वहां के यात्री जो हंगामा करने लगे। स्पाइस जेट की जो फ्लाइट लगभग 7:45 पे मुंबई से उड़ के वाराणसी एयरपोर्ट पे आती है, उसी को रिटर्न 10:30 बजे आना होता है, लेकिन ये फ्लाइट रिशेड्यूल हो गई और रात में लगभग 10:30 बजे गई। इसके कारण लगभग 166 यात्री एयरपोर्ट पे परेशान हुए और हंगामा करने लगे। वहीं स्पाइस जेट के प्रबंधक राजेश सिंह का कहना है कि हमने यात्रियों के खाने पीने की व्यवस्था कराई, साथ ही उनको ये पहले ईमेल से सूचना दे दी गई थी कि फ्लाइट लेट होगी, पर ऐसा नहीं था। फ्लाइट के टेक ऑफ से 2 घंटे पहले सारे यात्री वहां पहुंच गए और 2-3 घंटे वेट किए। उसके बाद जब फ्लाइट नहीं आई तब लोगों ने हंगामा मचाया, लेकिन जब फ्लाइट आज 10:30 बजे गई उसके बाद यात्री वहां से रवाना हुए। उसके बाद जाके मामला शांत हुआ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। जोधपुर में शादी समारोह के दौरान गैस सिलेंडर फटने से एक बड़ा हादसा हो गया। घर में आग लग गई। वहीं आग लगने से घर में मौजूद तकरीबन 60 लोग झुलस गए हैं। वहीं 4 लोगों की मौत की जानकारी सामने आ रही है। बताया यह भी जाता है कि इस हादसे में 8 से 10 महिला, बच्चे और पुरुष 90% तक जल चुके हैं। वहीं 30 महिला, पुरुष और बच्चे 50% से 70% तक जल चुके हैं। हालांकि हादसे के बाद वहां मौजूद स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है। साथ ही घर में फंसे बाकी लोगों को बाहर निकाला गया है। इस हादसे में दूल्हे के माता पिता और बहन को भी गंभीर रूप से झुलस गए हैं। वहीं दूल्हे के बहन की हालत गंभीर बताई जा रही है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर शादी समारोह में एक बड़ा हादसा हुआ और हादसा इतना भयानक था कि 4 लोगों की मौत की जानकारी सामने आ रही है। ये तस्वीरें सब कुछ बयां कर रही हैं। राजस्थान की जोधपुर की ये तस्वीरें हैं, जहां पर गैस सिलेंडर फटने से एक बड़ा हादसा हो गया। खुशियां मातम में तब्दील हो गई और हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। तो एएमयू के एमटेक रोबोटेक के छात्रों ने गुरुवार दोपहर डेवलपमेंट के नाम पर दोबारा 50,000 की फीस जमा करने का विरोध करते हुए बाबे सैयद गेट को बंद कर दिया है। छात्रों का आरोप है कि वन टाइम डेवलपमेंट फीस जमा करने के बाद भी विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा लैब फैकल्टी उपलब्ध नहीं कराई जा रही है और फिर से डेवलपमेंट फीस जमा करने को कहा गया है, जिसको लेकर नाराज छात्रों ने लिखित आश्वासन की मांग की है कि दोबारा डेवलपमेंट फीस नहीं जमा कराई जाए। तो ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। यहां पर
छात्रों का हंगामा जारी है और 50,000 फीस मांगने को लेकर यहां पर हंगामा किया गया। तो ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी भूपेंद्र कुमार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। भूपेंद्र, बात करते हैं, देखिए यहां पर छात्रों ने हंगामा किया, क्या कुछ यहां पर उनको सेटिस्फाई किया गया? गुरुवार दोपहर एएमयू के एमटेक रोबोटेक के छात्रों ने एकत्रित होकर विश्वविद्यालय के परिसर में बॉम्बे सैयद गेट पर पहुंचकर हंगामा खड़ा कर दिया। बताया जाता है कि 50,000 वन टाइम फीस जमा करने के बाद भी उन्हें विश्वविद्यालय प्रशासन दोबारा से 50,000 फीस जमा करने का बताया जाता है कि उसके ऊपर उन्होंने रोड पे खड़े होकर विरोध प्रदर्शन किया। जी एएमयू प्रशासन का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर? एएमयू प्रशासन ने क्लियर से बताया कि हम पुनः फीस नहीं लेने का आश्वासन दिया उन्हें, कि प्रशासन ने बताया कि हम दोबारा फीस नहीं लेंगे और उनकी मांगों को पूरी करते हुए उनका धरना प्रदर्शन जो था वो बंद कराया। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो श्रद्धा हत्याकांड तो आपको याद ही होगा, जहां पर पुलिस लगातार आरोपी से पूछताछ कर रही है, लेकिन इन सब के बीच श्रद्धा के पिता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आप भी सुनिए। मैं वाड़कर जी ही आज पत्रकार परिषद देने वाले हैं। मैं उन्हीं से प्रार्थना करूंगा की त्यांनी आपल्याला संबोधित करा। मैं एक ही रिक्वेस्ट कर रहा, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। A father has come out first time. He want to speak something. वो समाज से बात करना था। मेरी प्रेस होती, आप जो भी मुझे पूछते हो ये बात सभी और जहाँ भाषा कंफर्ट रखे वो भाषा में बोलने दो, फिर आपको जो भाषा में प्रश्न माहिती अगर द्या जे तक करतोय। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कांता परिवार और पिताजी की स्थिति समझे। धन्यवाद। ये पंखे बंद करा, पंखे बंद करा। अरे ते शेडो येते त्याला। उसके घर वाले, उसके माँ बाप या उसके भाई, उन सब की जांच होनी चाहिए। उस तरह इस मामले में जो भी कोई शामिल हो उसकी भी जांच होनी चाहिए। धन्यवाद। शेवटच्या योग्य वेळेला प्रश्न विचारतो। बस इस मामले में सही इन्वेस्टिगेशन हो और उसे फांसी की सजा होनी चाहिए, ये मैं चाहता हूँ। सर, आपने सवाल उठाया था कि जो 18 वर्ष के हो जाते हैं उनको लेकर रिलीजियस जानकारी दी जानी चाहिए। अपने मराठी में जब आपने कुछ सवाल उठाया तो उसको हिंदी में प्लीज।
अच्छा, व्यक्ती स्वातंत्र्याला काय हिंदीमध्ये शब्द? यहाँ व्यक्ति स्वातंत्र बोलो, हिंदी में व्यक्ति स्वातंत्र ही है। 18 साल के बाद जो व्यक्ति स्वातंत्र्य दिया जाता है उसके ऊपर विचार विनिमय होना चाहिए, क्योंकि उस वजह से ही मुझे ज़्यादा तकलीफ हुई। वैसे ही कुछ मोबाइल ऐप की वजह से जो दिक्कत हो रही है उसके ऊपर भी कुछ बंधन होने चाहिए। ठीक है सर, क्या आप ये कह रहे हैं कि 18 साल की उम्र के जो बच्चे हो जाते हैं, 18 साल से ज्यादा सर, आपने धर्म के ऊपर कुछ उन्हें धर्म को लेकर भी उनको जानकारी दी जानी चाहिए, उन्हें धार्मिक जानकारियां भी होनी चाहिए, अन्यथा कोई घटना हो सकती है। धर्म को लेकर आपको क्या कहा है? धर्म जागृति बोला है मैंने। जी वही हिंदी में कंप्लीट लाइन बता दीजिए कि 18 साल के मेरा मतलब था इसके ऊपर काउंसलिंग होनी चाहिए। जो 18 साल के ऊपर के बच्चे होते हैं उनके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। क्योंकि मैं जब मेरे बेटी ने मुझे मेरे घर छोड़ने से पहले जो बोला था कि मैं अभी बालिग हो गई हूँ, तो मैं कुछ नहीं कर पाया उस तक, तो उसके लिए मुझे ऐसा कहना पड़ा। सर, आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप जो आपके पेरेंट्स थे वो इन सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं उनको जानकारी थी, हत्याकांड में शामिल है कि नहीं शामिल है दूसरी बात है, लेकिन जिस तरह से टॉर्चर किया जा रहा था, जो लेटर सामने आया था, जो पुलिस स्टेशन में पहले ही दिया गया था और बाद में उसी तरह का पूरा एक क्राइम सीक्वेंस भी सामने आया, तो क्या लगता है कि उनके पेरेंट्स कहीं ना कहीं अपने बेटे को सेव करके चल रहे थे, बचाने की कोशिश करते थे, इस वजह से जाकर इतनी बड़ी घटना भविष्य में जाकर हुई? जी बराबर, उनको इस मामले में सब जानकारी थी, लेकिन मुझे कुछ बताया नहीं गया जो मुझे लगता है कि बताना चाहिए था, तो उसकी जांच तो होनी ही चाहिए। जब आपने उसकी पहली कंप्लेंट पुलिस थाने में जब आई थी, उस कंप्लेंट में भी उसने बहुत सी चीजें पुलिस को बताई, तो क्या उसके घर वापसी के सभी दरवाजे बंद थे? वो घर क्यों नहीं वापस आ पा रहे थे? ये इतनी तकलीफ अगर उससे हो रही थी तो फिर वो पुलिस को जो तकलीफ बता रही थी वो घर वालों को क्यों नहीं बता रही थी? क्या ऐसा हुआ था कि वो घर वापस नहीं आ पाए? मुझे वही तो मुझे ढूंढना है कि वो क्यों इतना प्रेशर आया कि वो कह नहीं पाई, वही ढूंढना है। बीते 2 सालों में क्या आपने कभी कोशिश की श्रद्धा के बारे में जानकारी लेने की या उससे बात करने की? जी मैंने कोशिश तो की, लेकिन मुझे ज़्यादा जवाब नहीं देती थी। विकास, एक सवाल है, जब आप मिसिंग की कंप्लेंट करने गए थे, जब आप मिसिंग की कंप्लेंट करने गए तुम्ही कधी पोलीस स्टेशनला गेल्या, पोलिसांनी मतलब तुम्ही म्हणता पोलिसांनी दिरंगाई केली, जर त्यांनी केली नसती तर श्रद्धा जिवंत असते, तर पोलिसांकडे तुम्ही कधी गेलेला आणि त्यांचा रिस्पॉन्स काय होता? मी सर्वप्रथम 23 सप्टेंबरला गेलो होतो 2022। त्यानंतर कंप्लेंट माझी 3 ऑक्टोबरला घेण्यात आली। सर, जब आप दूसरों को प्लीज सामने भी आने दो, आप वापस बाद में आना। साधण्यासाठी काय काय प्रयत्न केला आणि तो संपर्क का होऊ शकला नाही, काय ऑब्स्टॅकल्स होते, कुठल्या कुठल्या मार्गाने तुम्ही तिच्याशी संवाद साधण्याचा, संपर्क करण्याचा प्रयत्न केला? मी जास्त करून तिच्या मित्रांनाच जास्त विचारलं गेलं आहे की कुठे आहे, पण मला काही कळू शकले नाही। जी मैं एक बार गया था, जब कंप्लेंट देने से पहले मैं गया था उनके घर पे, तब उनकी माताजी से बात हुई थी, लेकिन मुझे कुछ जवाब ठीक से नहीं मिला।
एक मिनट जरा यहाँ बात होनी चाहिए। श्रद्धा ने आपको बताया था कि आपका मिस्टर इस तरीके से बिहेव करता है, कितनी बार बताया था कि कितनी बार मारा पीटा करता है, तो कुछ बताया गया था? नशा करता था? नहीं, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी पहले। सर आप कह रहे हो कि श्रद्धा के दोस्त लोग आपसे आपकी बात होती थी लेकिन श्रद्धा के सारे दोस्तों को ये चीज पता थी कि आपका उसको ब्लैकमेल करता था, उसको मारता भी था, तो क्या आपको श्रद्धा के दोस्तों के जरिए भी ये बात पता नहीं चली? और अगर आपको पता भी चली होगी तो क्या आपने उसके बाद भी आपकी लड़की को ढूंढने का प्रयास नहीं किया कि मेरे लड़की के साथ ये सारी चीजें हो रही है? आपको उनके दोस्तों ने कुछ बताया इस बारे में? नहीं, मुझे कभी नहीं बताया गया और मुझे मालूम भी नहीं था कि उसके साथ क्या हो रहा है। विकास जी, पुलिस के सामने अभी एक सबसे बड़ी चीज है सबूत को इकट्ठा करना। जब आप सितंबर में गए थे कंप्लेन करने के लिए, उस वक्त पुलिस ने शुरुआती तौर पर आप लोगों से भी पूछताछ की होगी, आपके परिवार को भी बुलाया गया था, वहाँ भी गई थी उनके घर में? जी, बुलाया गया। सवाल ये है कि क्या जो पुलिस स्टेशन में पहले की कंप्लेन थी 2020 वाली, उस कंप्लेन को लेकर कोई आपको जानकारी थी या पुलिस ने आपको वहाँ से कोई जानकारी मंगाकर बताई कि आपकी बेटी की पहले कोई कंप्लेन हुई है क्या? क्योंकि ये मामला फिर 23 सितंबर को भी खुल सकता था। जी बराबर, लेकिन मुझे इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं थी पहले, जो श्रद्धा ने 2019 में कंप्लेंट की थी। ये नेग्लिजेंस मानते हैं वैसे मणिपुर पुलिस? जी हाँ, जरूर। आपकी आखिरी बार श्रद्धा से कब बात हुई और वो क्या था? 2021 में हुई थी। तब आप बताएंगे थोड़ा डिटेल उसके बारे में? डिटेल ज़्यादा कुछ नहीं पूछा था मैंने, बस तुम कैसी हो, क्या कर रही हो और कहाँ रहती हो। तो उसने 2021 में कब बात हुई? वो एग्जैक्ट डेट नहीं बता सकता, लेकिन मिड में हुई थी। सर क्या जवाब क्या दिया था आपके सवाल के जवाब? बस वो बोली कि अब मैं ठीक हूँ और मैं बेंगलोर में रहती हूँ और आप कैसे हो, उसका भाई कैसा है, यही सिर्फ पूछा उसने। श्रद्धा के अलावा कभी आफ्ताब से आपकी बात हुई थी? आप जब शिकायत करने गए थे, शिकायत करने के बाद आपने कोशिश की आफ्ताब से बात करने की कभी? जी, के अलावा श्रद्धा के अलावा आफ्ताब जी जी उससे एक बार बात हुई थी 26 सितंबर को। तब मैंने यही पूछा था कि मेरी बेटी कहाँ है, तुम्हारे साथ 2.5-3 साल से है, तो मुझे बताना चाहिए था अगर वो कहाँ छोड़ के गई है, तो वो क्यों नहीं बताया। तो उसने कहा कि मुझे मालूम नहीं है वो कहाँ छोड़ के गई है। तब मैंने उसको पूछा कि ये तो तुम्हारी जिम्मेदारी थी, अगर 3 साल से उसके तुम्हारे साथ रह रही है तो क्यों नहीं बताया गया। तो उसके ऊपर उसने कुछ जवाब नहीं दिया। सर दिल्ली पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, तो दिल्ली पुलिस ने आपको भी बताया कि आफ्ताब कोऑपरेट कर रहा है, नहीं कर रहा है, और क्या बता रहा है? मोटिव क्या है, हत्या क्यों की उसने? आगे इतने समय से रह रहा था रिलेशन। दिल्ली पुलिस एज ए पेरेंट्स क्या आपको क्या वजह पता किया दिल्ली पुलिस? आपको व्यक्तिगत जानकारी पुलिस से कोई जानकारी? ए भैया जरा दूसरों को पूछने देना जरा। दिल्ली पुलिस की जांच में अब तक क्या सामने आया है? एज ए पेरेंट्स आपने इंफॉर्मेशन ली होगी पुलिस से, पुलिस ने क्या बताया है, क्यों कैसे किया गया श्रद्धा को? नहीं, वो मुझे कुछ बताया नहीं अभी तक, क्योंकि उन्होंने बताया है कि ये चार्जशीट बनने तक हम लोग ज़्यादा शेयर नहीं कर पाएंगे, तो आपको जब चार्जशीट मिलेगी तब आपके सामने सब कुछ आ जाएगा। एक सेकंड जरा वो बैजल बताया उन्होंने नाम, एक्चुअली वो फॉर्मर गवर्नर थे, अभी के जो गवर्नर है लेफ्टिनेंट गवर्नर VK सक्सेना, उनसे उनकी मुलाकात हुई। अब इस सक्सेना जी समिति ने भी मुलाकात की। अभी हाँ जी 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 क्या आप चाहोगे कि रूलिंग पुलिस ऑफिशियल्स इनके अकॉर्डिंग टू यू इनसे डिले हुआ, उनके अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए? आप गृह मंत्री से भी मिले, आप चाहोगे कि कुछ एक्शन उनके अगेंस्ट भी लेने चाहिए? क्योंकि आपने बोला कि अगर उन्होंने एक्शन लिया होता तो आपकी बेटी अभी जिंदा रह सकती। आप चाहोगे उस बारे में, क्या आपको क्या लगता है? नहीं, मुझे वही तो लग रहा है कि ये अगर उस वक्त अगर ज़्यादा एक्शन लिया होता तो आज ज़रूर वो जिंदा होती। आप चाहोगे एक्शन लिया जाना चाहिए? मुझे जानकारी नहीं दी गई, तो ये तो उनका काम था मुझे जानकारी देनी।
आप चाहते हैं कि उन पुलिस वालों के खिलाफ जांच होनी चाहिए, उन्होंने एक्शन क्यों नहीं लिया? गृहमंत्री से हमने बात की, देवेंद्र जी ने बात की। देवेंद्र फडणवीस आपण चांगले त्यांनी सांगितलं नाही ही पहिली तर नाही, कारवाईबद्दल मी सांगू शकत नाही, पण याची चौकशी व्हायला हवी. श्रद्धा ज्यावेळेला सगळ्या शेवटी घर सोडून गेली त्यावेळेला तुमचा वाद झाला होता, भांडण झालं होतं की नुसता संवाद झाला होता, नेमकं काय झालं? नुसता संवाद झाला होता आमचा आणि मी तिला फक्त एवढंच सांगितलं होतं की हे आपल्या कम्युनिटीमध्ये नसल्यामुळे माझा याला विरोध आहे, तर तू विचार कर. त्यावर तिने उत्तर दिलं की नाही, मला त्याच्याबरोबरच राहायचं आहे. तर त्यानंतर ती मग घर सोडून गेली. नाही, सध्या तरी पोलिसांची कारवाई व्यवस्थितपणे चालू आहे. दिल्ली पोलिसांनी बरेच सहकार्य केलं ह्याबद्दल माझ्या चौकशीसाठी. सर, आप फडणवीस जी से मिले, क्या उनसे बात हुई, क्या कहा आपने? जी, उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको न्याय दिलाने के लिए. सर, एक सवाल पूरी मराठवाड़ा हिंदी में पूछूंगा कि जब आपकी आखिरी बात हुई थी श्रद्धा से, तो वो घर छोड़ के जा रही थी, क्या एग्जैक्टली बातचीत हुई थी? क्या आपका आर्ग्यूमेंट हुआ था या फिर से बात हुई थी? और क्या इस रिश्ते को आपका सपोर्ट था या आप अपोज करते थे? नहीं, उससे ज़्यादा मेरी बेटी को उसने प्रिपेयर करके रखा था कि यहाँ रहना ही नहीं अभी, तो उस वजह से वो ज़्यादा मुझसे बात न करके ही वो छोड़ के चली गई. लेकिन आपका रिश्ते को सपोज था, आप अगेंस्ट थे इस रिश्ते? जी. विकास जी, एक अहम सवाल ये है कि वो लिविंग में कई साल से थे, कभी उसे मारा पीटा किया करता था, तो आपको जानकारी थी? उसके बावजूद आप पुलिस स्टेशन उसके पहले गए थे शिकायत करने की मेरी बेटी के साथ? नहीं, मुझे जानकारी नहीं थी कि उसको मारपीट कर रहा था. ये मुझे बाद में पता चल रहा है. जब पुलिस स्टेशन में शिकायत दी गई थी श्रद्धा की तरफ से कि उसे मारा गया, प्रताड़ित किया गया, उसकी भी जानकारी आपको नहीं थी? बिल्कुल नहीं. क्या ऐसी वजह कुछ आपको पता है कि जिसकी वजह से मारपीट होने के बावजूद इतना 2 साल तक उसके साथ रहने के लिए मजबूर क्यों थी? कुछ आपको उसके बारे में पता चला जानकारी? नहीं, मुझे कुछ भी जानकारी नहीं थी उसके बारे में. आपको लगता है कि आफ्ताब के पेरेंट्स ने अपनी बेटी की गलतियां छुपाई है मौत के बाद? क्योंकि जब पहली बार पूछताछ के लिए बुलाया गया था तो आफ्ताब ने अपने पेरेंट्स को भी कुछ जानकारी दी, क्योंकि उस बुलाए जाने के बाद से ही वो लोग वसई की यूनिक पार्क बिल्डिंग को छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो गए थे, कुछ दिन तक किसी के संपर्क में भी नहीं थे. तो क्या वो अपने बेटे की जो मतलब कारनामा था उसको जान गए थे, इस वजह से खुद से चले गए थे? मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि उसकी हर हरकत को वो जानते थे. सवाल आपसे ये है कि श्रद्धा ने अपने दोस्तों के साथ सब मैसेजेस साझा किए थे, अपने जो फॉर्मर बॉस थे उनके साथ उन्होंने एक फोटो भी साझा किया था कि इस प्रकार से आफ्ताब उनको मारपीट कर रहा है, तो वो अपने दोस्तों के साथ वोकल थी. तो ऐसा क्या था कि वो अपने पेरेंट्स के पास वापस नहीं आ रही थी या उनसे बात नहीं कर रही थी, मारपीट हो या फिर उसके ऊपर जो अत्याचार हो रहे थे उसके? शायद उसको ऐसा उसके कहने पर जो लेटर लिखा है पुलिस स्टेशन में, नालासोपारा पुलिस स्टेशन में, कि उसको ब्लैकमेल किया जा रहा है, तो वही कारण हो सकता है. लेकिन अगर आपसे कितनी वो साझा करती है? मुझे वो पता नहीं. भार्गव साहेब, आभासी जगाचा तिच्या जीवनावरती काही परिणाम झाला होता असं तुम्हाला वाटतंय का? परत विचार. आभासी जगाचा, आभासी म्हणजे मोबाईल यूज, सोशल मीडियाचा नाही, मोबाईल मोबाईल ॲपवर. हां, सोशल मीडिया त्याचं असं आहे की आता जे काही म्हणजे मॉडर्न जे ॲपवर जे डेटिंग ॲप जे म्हणतात त्याद्वारे जे मैत्री होते, तर ते थोडासा त्याचा विचार व्हायला पाहिजे, कारण हे कंट्रोल होत नाही. पेरेंट्स पण त्याला हेल्पलेस असतात, तर ह्याचा विचार करायला हवा. काय कंट्रोल व्हायला पाहिजे? व्हाट इज द कंट्रोल? आपको क्या कंट्रोल? नहीं, मैं उसके बारे में नहीं बता सकता. सर, इस रिश्ते से आपको प्रॉब्लम क्या था? आफ्ताब के साथ श्रद्धा जाटव से आपको प्रॉब्लम क्या? वो मुस्लिम था, ये प्रॉब्लम थी, या आपको पहले से ही आफ्ताब पर डाउट था? क्या प्रॉब्लम क्या था? नहीं, मैं तो पहले से ही अगेंस्ट था इसके लिए, तो इसके लिए मैं वो कौन था इसके बारे में नहीं बता सकता.
सर तुम्ही आज फडणवीसांची भेट घेतलेली आहे, आणखी कोणाची भेट घेणार आहात का? केंद्रातील किंवा आणखी कोणाची भेट घेणार आहात? सध्या तरी तसं काही विचार केला नाही, पुढे बघू. सर आप डेटिंग ऐप पे बार बार कह रहे हैं कि डेटिंग ऐप के ऊपर कोई कंट्रोल होना चाहिए, इसकी वजह क्या है? क्या श्रद्धा भी डेटिंग ऐप के जरिए मिली थी आफ्ताब से? क्या इसकी वजह है कि आप कह रहे हैं कि उसके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए? शुरू में वही हुआ था, जो डेटिंग ऐप के वजह से ही मेरी बेटी का उसके साथ फ्रेंडशिप हुआ था, तो उसके ऊपर सोच विचार होनी चाहिए. सर तुम्ही म्हणताय की तुम्हाला कधी श्रद्धाने फार काही सांगितलं नाही, पण घरच्या दुसऱ्या कोणाबरोबर ती ओपन अप झाली होती का? जशी मित्रमैत्रिणींना ती सांगायची तसं घरच्या दुसऱ्या कोणाशी ती बोलायची? नाही, जास्त काही बोलायची नाही आवड. सर श्रद्धा होती ती आईसोबत राहत होती, तर आई आणि तुम्ही डिवाइड झालं होतं, त्यामुळे तुमच्याशी तिचा संवाद साहजिकच कमी होता. तर तुमचा तिच्यावरती कंट्रोल कशामुळे नव्हता? पहिला मुद्दा म्हणजे आम्ही डिवाइड झालेलोच नव्हतो, आम्ही फक्त ॲडजस्टमेंट करत होतो. माझी आई 84 वर्षाची असल्यामुळे मला तिलाही बघायचं होतं, त्याकरता आम्ही फक्त वेगळे राहत होतो, इतकंच. ती आईसोबत काही मनातल्या गोष्टी तिने शेअर केल्या होत्या का? तुमचं जेव्हा तुमच्या पत्नीशी गेल्या वर्षी संवाद झाला तेव्हा तिने सांगितलं होतं की श्रद्धाला असा त्रास आहे म्हणून? कदाचित केले असतील, पण ती नाही, मला काही शेअर केलं नाही काहीच. थैंक यू सर. मैं अपना आभार मानता हूँ. मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि पहली बार वो मीडिया के सामने इट विल टेक सम टाइम टू ओपन. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. एंड आपने भी काफी कोऑपरेट किया है. ही इज ट्राइंग. दिल्ली गवर्नमेंट, दिल्ली लेफ्टिनेंट गवर्नर, महाराष्ट्र में डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हु इज आल्सो होम इंचार्ज, तो बोथ द गवर्नमेंट हैव एश्योर्ड, उनको कहा है कि भाई हम पूरा इन्वेस्टिगेशन करेंगे. धीरे धीरे आपके मन में अनेक प्रश्न है. मेरी विनती इतनी है कि तो आपने श्रद्धा के पिता को सुना. वो कहते हैं कि अगर पुलिस समय पर कार्रवाई करती तो आज उनकी बेटी जिंदा होती, यानी कि कहीं ना कहीं पुलिस पर भी यहाँ पर कई तरह के सवाल खड़े होते हैं. श्रद्धा के पिता लगातार ये मांग कर रहे हैं कि जो भी आरोपी है, जो आफ्ताब है, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए. और मेरे साथ फिलहाल इतना है. देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज वॉच इंडिया. नमस्कार.